नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई रबी फसलों की बुआई का कार्य कर रहे हैं, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि किसान बीजोपचार पर कोई ध्यान नहीं देते, जिसके कारण फसलों में अनेक तरह के कीट और रोगों का प्रकोप होने लगता है और फसलों के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए आप बुआई से पहले बीजोपचार कैसे करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, बहुत पुरानी कहावत है कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही पाता है। इसलिए किसी भी फसल की बुवाई से पहले बीज और उसके उपचार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि फसल से मिलने वाले उत्पादन में इसकी एक अहम भूमिका रहती है। किसान भाइयों, किसी भी फसल के उत्पादन के लिए बीज एक महंगा आदान है, जो फसल उत्पादन की कुल लागत का लगभग 20 से 30% भाग अकेले बीज पर ही खर्च हो जाता है। अतः स्वस्थ फसल प्राप्त करने के लिए हमें बीजों को बीमारियों से दूर रखना चाहिए, जिसके लिए हमें बीजों को बोने से पहले बीजोपचार करना चाहिए। बीजोपचार का उद्देश्य न केवल बीज या मृदा जनित बीमारियों की रोकथाम करना होता है, बल्कि यह अंकुरन के बाद पौधों को नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रदान करता है, जिससे फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। किसान भाइयों, बीजों का शोधन FIR प्रणाली द्वारा किया जाता है, यानी आप पहले बीज को फफूंदी नाशक, फिर कीटनाशक और उसके बाद राइजोबियम कल्चर या एजिटोबैक्टर इत्यादि से उपचारित करें। इसके बाद जो PSB कल्चर यानी फास्फोरस घुलनशील जीवाणु, उससे बीज का शोधन करना चाहिए। किसान भाइयों, बीज शोधन करने की जो विधियां हैं, उनमें प्रमुख रूप से है सूखी विधि, जिसमें बीज को सूखे रसायनों द्वारा शोधित किया जाता है। इस विधि में सीड ट्रीटिंग ड्रम अथवा घड़े का प्रयोग किया जाता है। बीज की मात्रा के अनुसार दवा को मिला करके ड्रम में अथवा घड़े में 5 से 10 मिनट तक उसको रोटेट करते हैं, जिससे दवा बीज के ऊपर परत बना ले। और जो दूसरी विधि है लेप विधि, इस विधि में दवा को थोड़ा सा गीला करके पेस्ट बना लेते हैं। इसके बाद बीजों का शोधन कार्य करते हैं। यदि आप इस तरह से बीजों का शोधन कार्य करते हैं तो दवा आसानी से बीजों के ऊपर चिपक जाती है। तीसरी जो बीज शोधन की विधि है, वह है घोल बना करके बीज शोधन करने की। इस विधि में दवाओं का घोल तैयार करते हैं। बीज शोधन के लिए बीज को 5 से 10 मिनट तक घोल में डुबो देते हैं। उसके बाद बीजों को निकालकर फिर छायादार स्थान पर फैला दें और उसके बाद बीजों की बुवाई करें। इस तरह किसान भाइयों, यह बीज शोधन की प्रमुख 3 विधियां हैं। बीज शोधन करने से लाभ यह है कि बीजों का जमाव प्रतिशत बढ़ जाता है। दलहनी फसलों के बीज शोधन का कार्य पहले कवकनाशी से, फिर कीटनाशी और उसके बाद राइजोबियम कल्चर से करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि 15 से 40% तक उपज में बढ़ोतरी हो जाती है और 50 से 60% तक नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। इसी तरह किसान भाइयों, यदि आप तिलहनी फसलों का बीज पहले कवकनाशी, फिर कीटनाशी और उसके बाद एजिटोबैक्टर से बीजों का शोधन करते हैं, तो आपको तिलहनी फसलों से आगे चलकर अधिक उपज की प्राप्ति होगी। किसान भाइयों, यदि आप PSB कल्चर से बीज शोधन का कार्य करते हैं, तो मिट्टी में तो आप फास्फोरस या DAP देते हैं, उसको यह जीवाणु घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं, जिसके कारण उपज में काफी बढ़ोतरी होती है। किसान भाइयों, बीज के शोधन के समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। उनमें सबसे प्रमुख है कि बीज शोधन के लिए जो दवा आपको बताई जाए, उसकी उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। बीज शोधन का कार्य करते समय हाथ में दस्ताने अवश्य पहने। इसके अलावा बीज शोधन के बाद बीजों को तुरंत बुवाई हेतु उपयोग में लाएं। और यदि राइजोबियम कल्चर से बीज शोधित है, तो ऐसे बीजों की बुवाई आप शाम के समय ही करें। इस तरह किसान भाइयों, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर यदि बीजों का उपचार करते हैं, तो बीजों की अंकुरण क्षमता के साथ फसल की बढ़वार भी अच्छी होती है और आगे चलकर ऐसी फसल से उत्पादन भी अच्छा मिलता है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर।
दलहनी फसलों में मटर की बात करें तो इसकी बुआई का उचित समय चल रहा है। इस समय दाल वाली मटर की बुआई करके किसान भाई अच्छी उपज ले सकते हैं। तो आप मटर की उन्नतशील किस्मों का चयन कर वैज्ञानिक तरीके से बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर विजय कुमार यादव से। आज किसान भाइयों, हम बात करते हैं मटर की खेती किस तरह से की जाए। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ मटर का उत्पादन जो है बहुत सारे राज्यों में किया जाता है, जैसे कि राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। उसके अलावा आपके मध्य प्रदेश में भी मटर की खेती बहुतायत से की जाती है। तो किसान भाई जैसे कि जानते हैं कि हमको कुछ शीघ्र पकने वाली फसलें, उन्नत किस्में अलग हैं। इसके अलावा मुख्य सीजन और देर से पकने वाली किस्मों के नाम अलग हैं। तो जो शीघ्र पकने वाली किस्में हैं उसमें जवाहर मटर 3 है, जवाहर मटर 4 है। तो ये कुछ उन्नत किस्में हैं जो कि शीघ्र पकने वाली हैं, इनका भी आप चयन कर सकते हैं। जब हम मुख्य सीजन एवं पछेती किस्मों की बात करते हैं तो उसमें जवाहर मटर 1, जवाहर मटर 2, पंत उपहार के नाम से मटर आती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने दाल वाली मटर की अधिक उत्पादन देने वाली उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं दाल वाली मटर की खेती की तैयारी के बारे में। तो भूमि के चयन में हम जहाँ तक बात करते हैं तो मटर की खेती के लिए आपको बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। बलुई दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास अच्छा हो, ऐसी भूमि का आप चयन करें। जो पुराने फसल अवशेष हैं उनको आप जरूर निकाल दें। किसान भाइयों, दाल वाली मटर की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए एक बार हैरो से जुताई करने के बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगा देना चाहिए। जुताई से पहले 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर खेत को तैयार कर लेना चाहिए और संतुलित मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग की एक विशेष भूमिका रहती है। उर्वरकों की कितनी मात्रा का प्रयोग कब और कैसे करें, इस बारे में आइए जानकारी लेते हैं। इसके अलावा हमको प्रारंभिक अवस्था में जो अपने रासायनिक खाद की मात्रा देनी है उसमें नत्रजन 20 से 30 किलो, फास्फोरस की मात्रा जो है वो किसान भाई 60 से 70 किलो और पोटास जो है वो 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर की हिसाब से खेत में आप दे सकते हैं। किसान भाइयों, दाल वाली मटर की फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आप बीज की उचित मात्रा तथा बीजोपचार करते हुए दाल वाली मटर की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, आइए जानते हैं। आप जो जल्दी पकने वाली प्रजातियों की जब हम बात करते हैं तो उसका बीज दर जो है करीब लगभग 100 से 125 किलो प्रति हेक्टेयर जो है आपका लगता है, जबकि जो देर से पकने वाली किस्में हैं उसके लिए आपको 80 से 90 किलो बीज जो है पर्याप्त है। अब जब भी आप बीज की बुआई करते हैं तो बीज को बुआई से पूर्व हम ये ध्यान रखें कि उसका बीजोपचार अवश्य कर लें। बीज का जब बीजोपचार करते हैं तो किसान भाई चाहे तो थायरम और कार्बेंडाजिम, ये फफूंदनाशक है जिनका इस्तेमाल करके बीज का बीजोपचार भी कर सकते हैं, जिसमें थायरम की मात्रा 2 ग्राम और कार्बेंडाजिम की मात्रा 1 ग्राम, आप उनको दोनों को मिला के बीज को उपचारित कर सकते हैं। और जब भी हम बुआई की बात करते हैं तो किसान भाइयों, हमको ये ध्यान रखना है कि हमको बुआई कतार से कतार ही करनी है, क्योंकि यह उपयुक्त विधि है और इसके लिए आप सीड ड्रिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बुआई के लिए हमको कतार से कतार की दूरी जो है लगभग 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। और गहराई जो है आपकी 5 सेंटीमीटर पर्याप्त है, उससे ज़्यादा गहरे बोने की आवश्यकता नहीं है। फसल के उत्पादन के दौरान जो खरपतवार खेतों में उगते हैं वो भी पोषक तत्वों के लिए हमारी खड़ी फसल के साथ वो प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे कि हमारी फसल कमज़ोर हो जाती है और उपज में नुकसान होता है। तो खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किसान भाई तो निदाई गुड़ाई करके भी जो अवांछित पौधे हैं आप उनका भी नियंत्रण कर सकते हैं। चूँकि फसल जो है मटर की फसल जो है वो दलहनी फसल है, तो इसमें जो है 1 या 2 सिंचाई जो है पर्याप्त हैं। तो पहली सिंचाई जो है हम 45 दिन पर कर सकते हैं और दूसरी सिंचाई की अगर हमको आवश्यकता होती है जब दाने फली में भरने लगते हैं तब आप दूसरी सिंचाई भी कर सकते हैं। इस तरह से आप 1 या 2 सिंचाई से आप भरपूर उपज प्राप्त कर सकते हैं। फलों में बात करें केला की तो इसकी बाजार में मांग हमेशा रहती है, जिससे इसकी बागवानी करने वाले किसानों को अच्छा मुनाफा होता है
और प्रदेश के जो किसान केला के नए बाग लगाना चाहते हैं तो वो केले की रुपाई करते समय किन किन पहलुओं पर ध्यान दें, इस बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर उदय कुमार से। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा, जब भी केले की खेती करें, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद है केला का अच्छा, उसके लिए किसान भाइयों हैं कि जब भी खेती करना चाहें तो वो जो गड्ढा जब बनाएं तो गड्ढा बनाएं 1 बाई 1 का या 1.5 बाई 1.5 का बनाएं और गड्ढे को कम से कम धूप में 15 दिन के लिए खुला छोड़ दें। होता यह है कि मिट्टी में ही कीड़े बहुत से रहते हैं, दीमक बहुत सा रहता है या बहुत से बीमारी के भी पैथोजन रहते हैं, वो नुकसान पहुंचा देते हैं। तो गड्ढा कम से कम 15 दिन पहले, महीना दिन पहले धूप में लगा दे, धूप लगने दें। किसान भाइयों, केले के बाग से अच्छा फल उत्पादन लेने के लिए इसकी उन्नतशील किस्मों की ही रोपाई करनी चाहिए। अपने प्रदेश के लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं: बसराई, ड्वार्फ, रोबस्टा, मंथन, ग्रेंडेन आदि प्रमुख हैं। रोपाई के पूर्व ताजे गोबर में कोई फफूंदनाशी दवा मिलाकर प्रकंदों को उपचारित कर लें, उसके बाद ही रोपाई करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं रोपाई हेतु पौधों के चुनाव की। तो किसान भाइयों, यदि टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार पौधे उपलब्ध हों तो उन्हीं का चयन करें, क्योंकि इनमें कीट बीमारियों के प्रकोप की संभावना कम रहती है। रोपाई के लिए 35 से 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले स्वस्थ पौधों का चयन करें। यदि केले की खेती सकर द्वारा कर रहे हैं तो रोपाई हेतु उनकी पत्तियों की चौड़ाई पतली अर्थात तलवार जैसी होनी चाहिए। पौधों की निचली आधार की मोटाई अधिक तथा ऊपर पतली होनी चाहिए। पौधा कीट और बीमारियों से मुक्त होना चाहिए। उसके बाद उसको अच्छे खाद, मिट्टी अच्छा खाद में दवा मिला करके, रासायनिक दवा देना चाहते हैं और रासायनिक दे तो ज़्यादा अच्छा है, वो नीम के खली या करंज की खली जो उपलब्ध है दे सकते हैं। वो जो है खाद के साथ साथ कीड़े बीमारी को भी नष्ट करता है, समूल नष्ट करता है और सड़ करके खाद का भी काम करता है, उस उर्वरा शक्ति भी बढ़ाता है मिट्टी को। उसका उपयोग करेंगे। लगाने से पहले उसको ध्यान रखना है कि 15 दिन खुला रखें और डालने के बाद उसमें 15 दिन तक उसको पानी दे के सड़ाएँ। नहीं तो अगर सीधे लगा देंगे तो उसमें गर्मी उत्पन्न होगा और आपको पौधे को मरा देगा, या शक्कर डालेंगे तो उसको कंद को भी सड़ा देगा। 15 दिन तक सड़ने दे, हो सके तो कम से कम 15 दिन सड़ने दे, उसके बाद उसमें लगाएं। तो किसान भाइयों, प्रति पौधा 300 ग्राम नाइट्रोजन, 200 ग्राम फास्फोरस और 250 ग्राम पोटाश देना चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा 5 भागों में बांटकर पहली मात्रा रोपण के समय और शेष चारों भागों को 30 से 35 दिन के अंतर पर पौधों को देना चाहिए। पोटाश की आधी मात्रा पौधरोपण के समय और शेष आधी मात्रा को 4 माह के बाद देना चाहिए। फास्फोरस की पूरी मात्रा पौधरोपण के समय ही देवें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पौधों की रोपाई की। तो किसान भाइयों, केले के पौधे की रोपाई हेतु रोपाई के लगभग 8 से 9 माह के बाद फूल और फल लगना प्रारंभ हो जाता है। अतः किसान भाइयों, रोपाई का समय इस प्रकार निर्धारित करें जिससे ठंड के मौसम में फूल आने शुरू न हो। फूल आते समय कम तापमान होने पर फूल देर से लगता है। पौधों की रोपाई से पूर्व खाद और उर्वरक से भरे गड्ढों में 1/3 मिट्टी का मिश्रण डालकर पौधों को अच्छी तरह स्थापित कर दें। रोपाई के तुरंत बाद अच्छी सिंचाई कर दें। केले की रोपाई हेतु कतार से कतार की दूरी 2 से 2.5 मीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 मीटर होनी चाहिए। आपको बीच में देखते रहना है कि आपका जो केला का पौधा जो है बहुत नई बढ़वार कर रहा है, हल्का पीला हो रहा है, उसमें देखिएगा तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ हो गया है। तो अगर खाली सिर्फ पीलापन आना शुरू हो गया तो समझिए कि किसके कंद में लग गया है, कीड़े लग गए हैं, बीमारी लग गए हैं। तो इसके लिए है कि कार्बोफोरान 3G जो बाज़ार में दानेदार दवा है, कोड़ाई करके बेसिन बना करके उसमें नीचे जड़ के आसपास देना है। और देने के जब दीजिएगा तो उसमें पानी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी किसान भाई जब बरसात नहीं होती है तो उसको केले में पानी देना ही पड़ता है बेसिन बना के। जब बरसात जैसी ख़त्म हो जाती है तो उसके जड़ के आसपास पानी नहीं जमा हो। अगर ऊपर में कीड़े कहीं लग रहे हैं, पत्ती में लग रहे हैं, पीलापन हो रहा है, कहीं काट रहा है, कुछ लग रहा है कि कहीं रेसेस आ रहे हैं, तो उस पत्ती को काट के हटा दें और बहुत दूर खेत से दूर हटा दें। बीमारी का नियंत्रण करने का जो उपाय है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सिंचाई के बारे में। केले की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है।
यदि लंबे समय तक वर्षा न हो तो 10 से 12 दिन के अंतर पर सिंचाई करें। केले की रोपाई के पश्चात समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाएं तथा मृदा में वायु संचार सुचारू रूप से हो सके। निराई गुड़ाई करने के बाद पौधों के तने के पास हल्की मिट्टी चढ़ाते रहें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर से प्राप्त मौसम रिपोर्ट के आधार पर भोपाल, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए कृषि कार्यों को करने के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, सही अंतराल पर साबुन से हाथ धोना एवं एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। किसान इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। रबी फसलों की बोनी हेतु उन्नत बीज, खाद एवं उर्वरकों की व्यवस्था करके रखें। गेहूं की खेती करने वाले किसान पूर्ण सिंचित किस्में जैसे GSW 1203, GSW 1215, HI 8759, HI 1544, जिन किसानों के पास 1 से 2 सिंचाई की व्यवस्था है वे गेहूं की JW 3288, JW 3211, JW 3020, HI 1531 और असिंचित अवस्था में किसान गेहूं की JW 3288, JW 3173 आदि किस्मों की बोनी कर सकते हैं। इसी प्रकार चने की उन्नत किस्में BRG 202, JG 130, JG 11, JG 16, जाकी 9218 तथा काबुली चने के लिए काकटू और JG के 1 आदि किस्मों की व्यवस्था कर लें। मसूर की उन्नत किस्मों के लिए RVL 31, JL 2 आदि किस्मों के बीज की व्यवस्था कर बुआई करें। शरतकालीन गन्ने की बुआई का उचित समय है। इसके लिए उन्नत किस्में कोजेएन 86-512, कोजेएन 86-141 किस्मों की बोनी करें। चना एवं मसूर की बोनी के पूर्व बीजों को फफूंदनाशक दवा थाइराम 1.5 ग्राम एवं कार्बनडाजिम 1.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके बाद जैव उर्वरक राइजोबियम एवं PSB कल्चर से बीज को उपचारित करें। फलदार पौधों को रोग एवं कीटों से बचाने के लिए मेलाथियान 2 मिलीलीटर के साथ मैनकोजेब 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू वर्गीय फल वृक्षों को कैंकर रोग से बचाने के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन दवा का छिड़काव करें। गोभी वर्गीय सब्जियां, मिर्च, बैगन एवं टमाटर आदि की तैयार पौध की खेत में रुपाई करें। लहसुन की बोनी कर सकते हैं। इसके लिए उन्नत किस्म G282, G323, G31, G41, G386 का उपयोग करें। प्याज की उन्नत किस्म AML, AFDR आदि की नर्सरी तैयार करें। जो किसान भाई गेंदा की खेती करना चाहते हैं वे पूसा नारंगी किस्म की नर्सरी तैयार कर और तैयार नर्सरी की पौध रोपाई कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है मटियार जिला कटनी से जितेंद्र कुमार ने। आपकी बकरियों में फड़किया रोग हो रहा है और आप इसकी रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जितेंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भेड़ एवं बकरियों में जो फड़किया बीमारी की समस्या होती है, इसके बारे में जानेंगे कैसे इस बीमारी में लक्षण क्या होते हैं और इस बीमारी से हम अपने पशुओं को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। प्रदेश के बहुत से किसान भाई भेड़ों का पालन करके अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन ये लाभ कभी कभी रोगों के चलते घाटे का शिकार हो जाता है। रोगों में बात करें फड़किया की, तो इससे प्रभावित भेड़ें झुंड में मर जाती हैं।
तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये रोग किन किन कारणों से होता है। सर्वप्रथम ये बीमारी एक जीवाणु जनित बीमारी है। यह एक क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस टाइप सी एवं डी के द्वारा पैदा किया जाता है। इस बीमारी में क्या होता है, नॉर्मली ये जीवाणु भेड़ एवं बकरी के पेट में रहता है, लेकिन जिस समय उस पशु को अगर ज़्यादा प्रोटीन वाला या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला हम राशन दे देते हैं या ज़्यादा ग्रीन कोई भी हरा चारा हम दे देते हैं, उस कंडीशन में उसके अंदर जो ये जीवाणु पाया जाता है इसकी संख्या अचानक बढ़ जाती है और उसकी वजह से ये पेट में काफ़ी मात्रा में छोटी एवं बड़ी आंत्र में बहुत सारे पॉइजन्स को रिलीज़ करता है। उसकी वजह से पशु के शरीर के कई अंग प्रभावित होते हैं और ऐसी कंडीशन में अगर समय से इलाज नहीं करवाया गया तो पशु की मृत्यु निश्चित होती है। इस वजह से कभी भी अगर इस तरह की समस्याएं आ रही हैं पशुओं में तो उसका हमें समय रहते ही इलाज करवाना आवश्यक होता है। अब किस तरह से इसके लक्षण होते हैं जब पशुओं में इस तरह की समस्या आती है, तो आप देखेंगे कि आपको अगर कभी ऐसा लगा कि पशु ने ज़्यादा मात्रा में अनाज को खा लिया है तो ऐसी कंडीशन में हमें देखने को मिलता है कि 10 से 12 घंटे के बाद इस तरह के लक्षण होंगे कि पशु एक साइड में लेट जाता है, अपने पैरों को आगे पीछे करता है और अपने जो पैर हैं पिछले पैर उनको अपने पेट पर मारता है। इसकी वजह से उसे दर्द होता है, इसलिए ऐसे लक्षण पशु शो करता है। तो अगर कभी भी किसी भेड़ और बकरी में इस तरह की समस्याएं आती हैं तो तुरंत इसका इलाज करवाना चाहिए। इसके इलाज के लिए क्या है, जो ये जीवाणु होता है इसी के द्वारा एक एंटी सीरा तैयार किया जाता है जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं जो पशुओं को पिलाई जाती हैं। और दूसरी चीज़ है कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स या लिक्विड थेरेपी दी जाती है जिसमें पशुओं को नॉर्मल सैलाइन है वो दिया जाता है, जिसकी वजह से जो टॉक्सिन है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है और जल्दी से जो भी अंगों को ये प्रभावित करता है वो जल्दी से सही हो जाते हैं। किसान भाइयों, आपकी भेड़ों में फड़क या रोग ना हो इसके लिए आपको समय रहते उचित उपायों को अपनाना होगा, जिसमें रोग से बचाव के लिए सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है टीकाकरण। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि भेड़ों को दवा पशु चिकित्सक की सलाह पर ही दें। अगर भेड़ पालक इन सभी पहलुओं पर ध्यान दे तो आपकी भेड़ें रोगों से बच जाएंगी और आपका ये व्यवसाय लाभकारी बना रहेगा। इस बीमारी से बचाने के लिए किसान भाइयों को एक विशेष ध्यान देने की ये आवश्यकता होती है, जिस समय सीजन में परिवर्तन हो रहा होता है, तापमान में परिवर्तन हो रहा होता है, उस समय पशुओं को जो हम आहार में बदलाव करते हैं या हरा चारा खिलाते हैं उसको हमें ध्यान में रखना होता है कि अचानक हमें उनके अनाज की जो मात्रा है वो नहीं बढ़ानी चाहिए या अचानक ज़्यादा मात्रा में हरे चारे को नहीं देना चाहिए। इसकी वजह से जब हम धीरे धीरे ग्रेजुअली बदलाव करते हैं तो उसके पेट के अंदर जो हानिकारक जीवाणु है जिसकी वजह से समस्या पैदा होती है वो अपनी संख्या को नहीं बढ़ा पाते हैं और उसकी वजह से हमारे पशु सुरक्षित रहते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।